गुड आफ्टरनून बच्चों। आज से यानी कि 1 अगस्त से न्यू स्पीड में एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई है जिसका नाम है समग्र। और इस समय वो टेस्ट यहाँ पर चल रहा है, ऊपर बच्चे उसको दे रहे हैं और मैं उसके सोल्यूशन को, वीडियो सोल्यूशन को बनाने जा रहा हूँ। और हर टेस्ट में इसी प्रकार से वीडियो सोल्यूशन बनता रहेगा और आप उसको देखते रहेंगे। और एक मिस्टेक बुक आप लोग बना लेंगे, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं या छूट गए हैं टाइम कम होने की वजह से, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं उनकी एक कॉपी बनाएंगे, उन क्वेश्चंस को उस कॉपी में पेस्ट करेंगे और उसका सोल्यूशन नीचे अपने हाथ से नोट करेंगे। सोल्यूशन आपको यहाँ पर पूरा मिल जाया करेगा। आप ये वीडियो देखकर उस कॉपी में सोल्यूशन नोट कर लेंगे और उसी कॉपी को आप बार बार रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है मिस्टेक बुक। आपकी मिस्टेक बुक मतलब आपसे जो गलतियाँ हुई हैं उन सवालों की किताब, उन सवालों की कॉपी को हम लोग मिस्टेक बुक कहते हैं और वो कॉपी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। एक ब्लैक बॉडी है जिससे कि रेडिएशन निकल रहा है। तो जब किसी बॉडी से रेडिएशन निकलता है तो हर कई वेवलेंथ के फोटॉन्स वहाँ से निकलते हैं। तो जिस वेवलेंथ के फोटॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, नंबर मतलब इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्राफ आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए वेवलेंथ और ये उनकी इंटेंसिटी, ठीक है। और इस प्रकार का कुछ ग्राफ आपको मिलता है। और ये देखिए इस वेवलेंथ के फोटॉनों की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये देखिए। और इसी वेवलेंथ को लैम्डा m कहते हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। और वीन्स का डिस्प्लेसमेंट का नियम है लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट जिसको b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3 मिलीमीटर केल्विन। मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है वो यहाँ पर 3 माइक्रोमीटर दी हुई है। तो इस 3 माइक्रोमीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। सो T इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻6 इस तरह। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻+3 यानी कि 1000 केल्विन हो गया। तो आसान सा सवाल था। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आपको याद होगा तो आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक कार है जो कि एक दीवार से टकरा रही है, क्रैश कर रही है और फिर बाद में रिबाउंड हो रही है। और कोलिजन का जो टाइम है वो 0.15 सेकेंड है। तो क्वेश्चन है कि कार ने दीवार पर कितना एवरेज फोर्स लगाया। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। चेंज इन मोमेंटम यानी कि P2 टक्कर के बाद वाला और P1 टक्कर के पहले वाला। तो mv2 माइनस mv1 यानी कि m कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 से इम्पल्स हम लोग निकाल लेंगे, v2 माइनस v1, ठीक है ना। मास कार का 1500 किलोग्राम दिया हुआ है ना। और टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी है 2.6, माइनस में रहेगी 2.6। और टक्कर के पहले वाली वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये देखिए हो गया टक्कर के पहले वाली वेलोसिटी ये, और टक्कर के बाद वाली। टक्कर के पहले वाले को नेगेटिव मान लो या फिर चलो यही कर लो, इस वेलोसिटी को नेगेटिव मान लो। तो टक्कर के इस वेलोसिटी को अगर हम लोग नेगेटिव मान लें तो टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव मान लें, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही कर लीजिए। तो टक्कर के बाद वाली पॉजिटिव हो गई 2.6, है ना। और टक्कर के पहले वाली नेगेटिव हो गई 15, ऐसा कर लीजिए। क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये -x डायरेक्शन में और ये +x डायरेक्शन में है। और इस कन्वेंशन के हिसाब से ये बेहतर रहेगा कि हम लोग इसको नेगेटिव ले लें और टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लें, ठीक है ना।
तो V2 माइनस V1 निगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 1500 इंटू ये हो गया 2.6 प्लस 15 है ना, तो ये हो गया 17.6, तो 17.6 इंटू 1500। और अब हम लोग एवरेज फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज फोर्स निकालने के लिए हम लोग चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन, तो चेंज इन मोमेंटम 17.6 इंटू 1500 और ये है 0.15 सेकेंड, 0.15 सेकेंड, इसे हम कट कर देंगे तो 17.6 इंटू ये आ जाएगा आपका 2 जीरो यहाँ बढ़ा दें और 15 से 15 काट दें तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, जिससे हम लोग लिख सकते हैं 1.76 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ठीक है, तो ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम स्क्वायर्ड फोर्स पर आधारित क्वेश्चन था, हो गया होगा आपसे। द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन सिस्टम दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। ओके, तो ये आप देखिए न्यूटन का जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम दो तरीके से खर्चा होता है, एक तो एक अमाउंट वर्क डन में खर्च होता है और दूसरा अमाउंट चेंज इन इंटरनल एनर्जी करने में खर्च होता है। ठीक है, तो 2 किलो कैलोरी है, तो 2 किलो कैलोरी को हम लोगों ने, ये देखिए 2000 कैलोरी हो गया और कैलोरी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया जूल में। ठीक है ना, और वर्क डन दिया हुआ है 500 और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको फाइंड करनी है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8 और ये 000 और एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू 500 प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 8400 minus 500, so we get the result 7900 जूल। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पर बेस आपका सवाल था, तो आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाए होंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज सेम एज दैट ऑफ, विस्कोसिटी का फार्मूला पहले आप देख लीजिए, 6 पाई ईटा आर वी, सो ईटा के डायमेंशन एफ अपॉन आर वी के बराबर होगी, यानी कि एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल और एल टी माइनस 1, तो एक एल से एल काट दीजिए, एक एल ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन है। और इनमें से प्रेशर की डायमेंशन ना, ये से तो होगा नहीं, इम्पल्स अपॉन एरिया, हाँ ये सही है, एनर्जी इनटू टाइम भी गलत आएगा, एंगुलर मोमेंटम अपन निकाल लीजिए, वो भी इस डायमेंशन के बराबर नहीं आएगा। तो हम सेकंड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इम्पल्स अपॉन एरिया, इम्पल्स अपॉन एरिया की डायमेंशन का मतलब ये हुआ, डायमेंशन का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया की डायमेंशन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया की, चेंज इन मोमेंटम अपॉन एरिया की डायमेंशन जल्दी लिख दीजिए। चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, एम वी की डायमेंशन के बराबर होगी, हाँ ठीक है, एम वी टू माइनस एम वी वन, एम वी टू माइनस हाँ एम वी टू माइनस एम वी वन, तो एम ई वी तो हुआ, तो एम वी अपॉन एरिया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 1 अपॉन एरिया की डायमेंशन L2, तो नीचे एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ML माइनस 1 T माइनस 1, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। और बाकी आप प्रेशर को कैलकुलेट, प्रेशर के डायमेंशन निकालें, इतना नहीं आएगा, इसका डायमेंशन भी इतना नहीं आएगा, इसका डायमेंशन भी निकाल के देख लीजिए, इसके बराबर नहीं आएगा। तो ये डायमेंशन का एक सिंपल क्वेश्चन था। हॉलो मेटेलिक स्फीयर फिल्ड विद वाटर और नीचे एक स्मॉल होल कर दिया जाता है और इसको हम लोग ऑसिलेट करा रहे हैं, ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जब पानी पूरा भरा होगा, ये देखिए
वाटर जब पूरे स्फीयर में भरा होगा ना तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताइए, बीच में, और यहीं तक की लंबाई ली जाती है L। यहाँ से जहाँ से लटका हुआ है वहाँ से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ के नाम से जानते हैं। अब देखिए जब पानी बाहर निकलने लगेगा, नीचे होल कर दिया गया तो पानी बाहर निकलने लगा। जब पानी बाहर निकलने लगा तो ये खाली होने लगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाने लगा। ये देखिए अब सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया तो लंबाई बढ़ गई, है ना, इफेक्टिव लेंथ बढ़ गई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T बराबर 2 अंडर रूट L/G, ये फार्मूला होता है। यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अंडर रूट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने की वजह से जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ती जाएगी, टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। तो T1 और यहाँ पे कितना हो गया T' और ये बड़ा हो गया, इससे बड़ा, ठीक है ना। और होते होते जब पूरा स्फीयर खाली हो गया, ये देखिए पूरा खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास फिर से पुरानी जगह पर आ गया। और जब सेंटर ऑफ मास फिर से पुरानी जगह पर आ गया तो इफेक्टिव लेंथ फिर से पहले जैसी हो गई और टाइम पीरियड फिर से पुरानी वैल्यू पर वापस आ जाएगा। यानी कि पहले टाइम पीरियड इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीज़ करके फिर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा और फिर पुरानी वैल्यू पर वापस पहुंच जाएगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पुरानी वैल्यू पर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, ये कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं था, आसानी से आप समझ गए होंगे। एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको पता करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर पता लग रहा है कि वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, ऑल्टरनेटिंग इक्वेशन होगी 10 पाई, ये एम्पलीट्यूड हो गया, 10 पाई साइन ओमेगा टी को 10 पाई साइन 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T, वहाँ पर कैपिटल T देख कर समझ कर बताइए, 2 पाई बाई कैपिटल T यानी कि 10 सेकेंड, क्योंकि यहाँ से चालू होकर ये देखिए ये एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। तो ये जो टाइम है ना, ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो वी गेट 10 पाई साइन पाई बाई 5t, ये है वेलोसिटी की प्रॉपर इक्वेशन। अब हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं। इसलिए dx इज इक्वल टू 10 पाई साइन पाई बाई 5t और dt को यहाँ पर साथ में हम लेकर आ गए। अब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो 10 पाई साइन पाई बाई 5t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया और 10 पाई को बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, और टी के बगल वाले नंबर से डिवाइड भी करेंगे, यानी कि पाई बाई 5 से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। पाई से पाई कटने के बाद डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई -50 कॉस पाई बाई 5t। अब ये चारों ऑप्शन में से है नहीं और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइनस हटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। माइनस हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको, 50 कॉस पाई बाई 5t प्लस पाई, है ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस पाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। तो हमने इसका उल्टा काम करना है, माइनस कॉस थीटा को हमें क्या लिखना है, कॉस थीटा प्लस पाई, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन पहला सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ये अच्छा है और बच्चे इस जगह पर आकर फंसे होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। फिर ऑप्शन देखा होगा तो शायद पहचान गए होंगे, शायद ना भी पहचान पाए होंगे, क्योंकि एक्चुअली पाई वाली लाइन ये होती है, ये जीरो लाइन, ये 90 डिग्री वाली लाइन यानी कि पाई बाई 2 लाइन, और ये पाई लाइन
पाई लाइन और ये 3π/2 लाइन है, 3π/2 लाइन, और ये फिर से आ गया 0 लाइन या 2π लाइन, एक ही बात है। तो इस लाइन के अक्रॉस जब भी कोई फंक्शन होता है तो कॉस कॉस ही रहता है लेकिन साइन बदल जाता है, साइन साइन ही रहता है लेकिन साइन बदल जाता है, साइन मतलब निशान बदल जाता है। इस लाइन के ऊपर या नीचे या इस लाइन के ऊपर या नीचे कॉस कॉस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, बस केवल उसका निशान जो होता है वो बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। इस बात की वजह से आपका क्वेश्चन हो सकता है यहाँ तक आकर रुक गया और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ फोर्स कांस्टेंट ऑफ, के का मान दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड का मान दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दी हुई है, और कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर यू मैक्स का मान हम निकालने जा रहे हैं, कौन सा वाला, इलास्टिक वाला जो यू मैक्स होगा, इलास्टिक वाला मतलब जिसकी वजह से एसएचएम होता है वो वाला यू मैक्स कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम लोग निकालें, हाफ के इज इक्वल टू 6 × 10⁵, 6 × 10⁵ और ए स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, तो ये हो गया 3 × 10⁵ इंटू 16 × 10⁻⁻4, सो ये हो गया 48 × 10⁻1 यानी कि 480 जूल। ओके, अच्छा 480 जूल यू मैक्स है और यू मैक्स तो टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इस बात से ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में जो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है उसके पास कोई एक्स्ट्रा यू भी है। एक्स्ट्रा यू से मेरे कहने का मतलब है कोई दूसरा यू जिसका एसएचएम से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो उसमें है, ठीक है, उसकी वजह से एसएचएम नहीं हो रहा है लेकिन वो यू एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ है। इसी प्रकार से के मैक्स अगर हम निकालें तो के मैक्स का मान भी हाफ के ए स्क्वायर होता है, तो इसको भी सॉल्व करने पर आपको कितना आ जाएगा बताइए, 480 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। और के मैक्स की वैल्यू भी टोटल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है और इससे साबित हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा यू भी क्वेश्चन में है। तो आइए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इलास्टिक वाला यू मैक्सिमम और फिर यू एक्स्ट्रा। ये यू एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है, आप बात को समझिए। जब कोई पार्टिकल ग्राउंड पर एसएचएम करता है, ये देखिए, जब कोई पार्टिकल ग्राउंड पर एसएचएम करता है तो उसमें केवल इलास्टिक वाला यू होता है, लेकिन जब कोई पार्टिकल किसी टेबल के ऊपर एसएचएम करता है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है और एसएचएम वाली तो होती ही होती है। इस प्रकार से एक्स्ट्रा यू रहता है, ये वाला MgH वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये वही है। और इस सवाल में वो है, हमने ये बात कैसे पता लगा लिया कि इस सवाल में कुछ एक्स्ट्रा यू भी है जिसका एसएचएम से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात मुझे ऐसे मालूम पड़ी क्योंकि मैंने जब यू मैक्स निकाला, इलास्टिक वाला यू मैक्स, तो वो टोटल से मैच नहीं किया। इससे से साबित हो गया था कि कुछ एक्स्ट्रा यू है, शायद ग्रेविटेशनल वाला यू और इन्वॉल्व है। तो यू और फिर ये आ जाएगा के मिनिमम। अरे भाई, यू मैक्सिमम लिखा तो के मिनिमम तो लिखेंगे, जब इलास्टिक वाला यू मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ये देखिए 600 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 480 दिया हुआ है और ये अभी हमको मालूम नहीं है, हालांकि मालूम हो तो गया था क्योंकि ये 480 है और ये 600 है, ये इसको इसके बराबर होना चाहिए पर ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा 120 का बच गया। अच्छा, ये 0 हो गया। हाँ, जब ये मैक्सिमम होता है यू, जब मैक्सिमम इलास्टिक वाला यू जब मैक्सिमम होता है तो के जो होता है वो मिनिमम होता है जो कि 0 के बराबर होता है। 480 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 120 आ जाएगा और ये है यू एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यू एक्स्ट्रा हमने फाइंड कर लिया है, ये है 120 जूल, ठीक है ना।
अच्छा, टोटल यू अगर हम बोलें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो आप क्या कहेंगे, इलास्टिक वाला यू मैक्सिमम और यू एक्स्ट्रा। तो इलास्टिक वाला तो 480 है और एक्स्ट्रा वाला 120 है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो गया बताओ, 600 जूल। ठीक है ना। टोटल यू यानी कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलास्टिक वाली पूरी और एक्स्ट्रा वाली भी मिला के जो टोटल है वो 600 जूल आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 600 जूल, बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ 480 जूल, बिल्कुल सही है। द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। टोटल यू मिनिमम में इलास्टिक वाला यू मिनिमम है ना, और जो एक्स्ट्रा वाला होता है वो तो होता ही होता है, उसमें तो कुछ मिनिमम मैक्सिमम होता नहीं, वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यू मिनिमम निकालने में हमने इलास्टिक वाला यू मिनिमम मतलब 0, हाँ इलास्टिक वाला यू मिनिमम 0 होता है, और एक्स्ट्रा यू रहेगा वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो यू मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 120 जूल। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोर्थ पर टिक लगाना है, फोर्थ को हमें फिल करना है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 8वां क्वेश्चन मैंने आपको भी क्लास में जब टेस्ट शुरू हुआ तो मैंने बता दिया था 8वें क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक्चुअली उसी कंप्यूटर में जेई के पेपर भी बन रहे थे। तो एक ये क्वेश्चन वहाँ से छिटक के इधर आ गया और इधर वाला चला गया उधर, तो ये एक्सचेंज हो गया। ये सभी के लिए कॉमन किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक को फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है, तो 10 सेकेंड बाद ये फोर्स इस ब्लॉक को कितनी पावर दे रहा होगा। 10 सेकेंड बाद का सवाल है। तो पहले हम फोर्स निकाल लें। इंस्टेंटेनियस पावर हमें फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला क्या होता है, उस समय जो फोर्स लग रहा है और उस समय जो वेलोसिटी है और इस समय उनके बीच का जो एंगल है। फोर्स की वैल्यू, उस समय वेलोसिटी की वैल्यू और उस समय फोर्स और वेलोसिटी के बीच के कोसाइन एंगल को मल्टीप्लाई करने से इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसफर्ड एट अ इंस्टेंट, उस क्षण कितनी पावर ये फोर्स ब्लॉक को दे रहा है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले तो फोर्स ही हम लोग फाइंड करें। तो फोर्स फाइंड करने के लिए ये देखिए mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा और mg का ये कंपोनेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वो होता है mg कॉस थीटा। और ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन, हालांकि फ्रिक्शन नहीं है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन वगैरह का कोई यूज़ नहीं पड़ेगा। इक्वेशन बनाने जा रहे हैं अलोंग द प्लेन। एफ माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है भाई। मास जो कि 500 ग्राम है, इसको हम लोगों ने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस बिकम 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg। एफ हमको फाइंड कर लेना चाहिए। मास है 0.5, ये 10 हो गया। साइन 30 1/2 इज इक्वल टू मास है 0.5 और एक्सीलरेशन है 1। सो वी गेट एफ माइनस कितना हुआ 2.5 इज इक्वल टू 0.5। सो फोर्स इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0.5 यानी कि 3 न्यूटन, ठीक है। अब हम टी टाइम बाद वेलोसिटी निकाल लें, क्योंकि हमें उसे मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ। आफ्टर टाइम 10 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। u 0 है, a की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू 10 सेकेंड है। सो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 सेकेंड बाद हमने जब इस ब्लॉक को देखा तो वो हमें यहाँ नज़र आया, फोर्स F लग रहा था और उसी दिशा में वो जा रहा था, यानी कि वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 0 होगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 3 और
और V की वैल्यू 10 और cos 0, सो दिस इज़ 30 वाट। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा और काफ़ी लोगों को अगर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो उनका ये क्वेश्चन हो सकता है छूट गया हो। पेरियन प्लैनेट, अच्छा एक प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है और ये देखिए पास वाले पॉइंट को पेरिजी कहते हैं और दूर वाले पॉइंट को एपोजी कहते हैं, है ना। और जब सबसे पास में होता है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे दूर होता है प्लैनेट तो वेलोसिटी उसकी सबसे कम होती है। और पार्टिकल की जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, एरियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है हाफ आर वी ट्रांसवर्स वी लेते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि आर इंटू वी ट्रांसवर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आर पी वी एट पी इज इक्वल टू आर ए और वी एट पॉइंट ए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट पी अपॉन वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर पी। तो ये केपलर्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, वी पी अपॉन वी ए गलत हो गया, ये सही हो गया, वी पी अपॉन वी ए इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर पी। बिल्कुल केपलर लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, एरियल वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में पानी, हाँ मतलब एक प्लेट को रखा गया, थोड़ा पानी डाला गया, फिर दूसरी प्लेट को उसके साथ चिपका दिया गया। अब सरफेस टेंशन की वजह से पानी इन प्लेटों को पकड़ लेगा और जाने नहीं देगा। ये देखिए वाटर लेयर में शो कर रहा हूँ, इस कलर से मैं वाटर को शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पानी इनके बीच में भरा हुआ है और सरफेस टेंशन की वजह से ये प्लेटों को पकड़ लेता है। और प्लेट, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे को पकड़ लेती हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाए रहती हैं। तो अगर हम इस प्लेट को बाहर खींचना चाहते हैं तो हमें बाहर की तरफ फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा। आप कभी भी एक ग्लास प्लेट ले लीजिए, ग्लास की एकदम प्लेन सतह ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और दूसरी प्लेट इसके ऊपर रख दीजिए। आप एक बार रख दीजिए बस, उसके बाद आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। जो ऊपर वाली प्लेट है उसको आपको हटाना मुश्किल पड़ जाएगा। आप चाहें तो ये करके देख लीजिए। होता क्या है कि पानी कांच की दीवारों को कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स लगाकर पकड़ लेता है और फिर वापस खींचने में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पहले तो एक्सेस प्रेशर निकाल लिया जाए, क्योंकि अंदर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एक्सेस प्रेशर बनेगा। अरे एक्सेस प्रेशर की वजह से ही तो ये कर्वेचर हो जाता है। देखो अंदर की तरफ कर्वेचर है कि नहीं है, अंदर की तरफ कर्व है, यानी कि अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तभी तो पानी का जो ऊपर का मेनिस्कस है वो कर्वेचर में आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे में जो एक्सेस प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला आपको शायद पता हो, 2T/x होता है, वैसे 2T/r होता है और यहाँ पर 2T/x होगा। और अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि फोर्स जो होगा वो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया होगा। एक्सेस प्रेशर 2T/x और प्लेटों का एरिया जो भी है, देखो लिखा हुआ A, प्लेटों का एरिया A है तो हमने A लिख दिया। यानी कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से दोनों प्लेटें एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, पानी दोनों प्लेटों को पकड़े हुए, ठीक है ना। तो अब हमें अगर इस प्लेट को बाहर पुल करना है, खींचना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों का सही और काफ़ी लोगों का गलत हो गया होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है, सिस्टम की हीट को तुरंत बाहर निकलना पड़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर घटने लगता है तो बाहर से हीट को तुरंत अंदर आना होता है। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए ज़रूरत पड़ने पर हीट को बाहर भी निकाला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर हीट को अंदर एब्जॉर्ब भी करवाया जाता है। तो नो हीट फ्लो, नो गलत हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम तो
कोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, गलत है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, सभी का सही हो गया होगा। यहाँ पर देखिए एक स्फीयर में हम लिक्विड भर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का ग्राफ हमको बनाना है। क्वेश्चन अच्छा है। जब पूरा स्फीयर खाली होगा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, जब पूरा स्फीयर खाली होगा तो स्फीयर ही होगा और उसी का सेंटर ऑफ मास C1 और यही Cm भी होगा। अब जब हम पानी भरना शुरू करेंगे, जब हम पानी भरना शुरू करेंगे, देखो थोड़ा सा पानी भरा हमने, यहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा, तो पानी का भी कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये रहा C1 और ये रहा पानी का सेंटर ऑफ मास C2, पानी का सेंटर ऑफ मास C2 और C1 और C2 का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे कहीं पर होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर हम थोड़ा सा और पानी भरेंगे। जब हम थोड़ा सा और पानी भरेंगे, चलो आधा भर लेते हैं, तो ये रहा स्फीयर का सेंटर ऑफ मास C1 और इस पानी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं होगा C2, पानी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा C2 और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, है ना, यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया। C1 और C2 के बीच में ही तो होगा, है ना। और जब स्फीयर को हम पूरा भर देंगे, पानी से पूरा भर देंगे, तो क्या होगा, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पर होगा और पानी का सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पर होगा। तो C1 C2 एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास भी वहीं पर आ जाएगा। यानी कि जब पूरा खाली होगा तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, और जब पूरा भर जाएगा तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा। और इस दौरान सेंटर ऑफ मास हमेशा माइनस वाई एक्सिस पर रहेगा, सेंटर ऑफ मास कभी भी प्लस वाई एक्सिस पर जा नहीं पाएगा। देखिए बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत ही हो गया, है ना। सेंटर ऑफ मास कभी भी प्लस वाई में जा ही नहीं पाएगा, सेंटर ऑफ मास हद से हद सेंटर पर रहेगा। और जब पानी भरना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर आना शुरू होगा, और जब पूरा पानी भर जाएगा तो फिर से सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी भी प्लस वाई हो ही नहीं सकती है ना। तो देखिए ये आ रहा है आपका H और YCM पोजीशन ऑलवेज नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव एंड देन जीरो, पूरा खाली सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, पूरा भरा सेंटर ऑफ मास सेंटर पर, ठीक है ना। और कभी भी पॉजिटिव में नहीं गया। सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा, वो ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि सेंटर ऑफ मास कभी भी सेंटर पर पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मान लो इस समय आप देख लीजिए, इस समय आप देखिए गोले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पर हुई होगा और इस पानी का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे होगा। अब आप कहेंगे आपको कैसे जानते हैं कि थोड़ा नीचे होगा? अरे यार पानी पूरा भर देंगे तब C2 सेंटर पर आएगा, अभी पानी पूरा नहीं भरा, यानी कि जो C2 होगा, पानी वाला जो C2 होगा वो सेंटर के नीचे होगा। तो अब पूरे सिस्टम का CM कहाँ होगा बताओ? यहाँ पे कहीं होगा, देख लीजिए। तो अभी भी तो ये नेगेटिव पर ही है। कहने का मतलब है कि जब स्फीयर को नीचे बॉटम से पानी भरना शुरू करते हैं और पूरा भर डालते हैं, इस सवाल में कभी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास प्लस वाई की तरफ नहीं जाता, वो या तो सेंटर पर रहता है या सेंटर से नीचे रहता है। क्वेश्चन बेहद अच्छा है, काफ़ी लोगों का गलत हो गया होगा। Vx ग्राफ से Ax ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ से ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन हमको लेनी चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके। सो v इज इक्वल टू, स्लोप देखिए नेगेटिव है, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, और x की जगह पर x है और इंटरसेप्ट की जगह पर आपका v नॉट है, ठीक है ना। अब हम इससे निकालना चाहते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन v dv बाई dx फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं, कई फार्मूले हैं। एक तो dv बाई dt है,
एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक और फार्मूला है v dv/dx, है ना। और एक्सीलरेशन निकालने के लिए F = ma, जो कि लॉ ऑफ मोशन में इस्तेमाल करते हैं। ये सब तरीके हैं एक्सीलरेशन निकालने के। तो v मीन्स v0/x0, x प्लस v0, ये हो गया आपका v लिख दिया मैंने। और उसके बाद हमें इसी v को डिफ्रेंशिएट करके आगे लिखना है। तो जब डिफ्रेंशिएट कर तो माइनस v0/x0 आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और v0 का 0 हो गया, ठीक है ना। जब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बनी -v0² माइनस माइनस प्लस हो गया। तो v0² विद x एंड फिर माइनस v0²/x0 एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो ये भी y = किसके जैसा है बताओ, mx + c के जैसा है। इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा होगा जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा बताइए। इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। ये देखिए इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव क्योंकि हमने बनाया है थीटा < 90 डिग्री, ठीक है ना। और अगर इस ग्राफ का कोई स्लोप निकालने को कहता है तो बताइए स्लोप = जिसको हम लोग कहेंगे dA/dx, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ये रहा स्लोप v0²/x0², ठीक है ना। तो ये सवाल एक ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है और ज़्यादातर लोगों ने इसको कर लिया होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मान 400 है, इसका मान 100 है। तो पहले चित्र में नेट फोर्स कितना होगा, थीटा बराबर 0 है पहले चित्र में। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 400 प्लस 300 कितना हो गया बताइए। 400 प्लस 300 कितना हो गया बताइए, 700 न्यूटन। और दूसरे में देखिए ये बड़ा और ये छोटा, तो अब थीटा 180 है, 180 है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो F नेट = F1 माइनस F2, यानी कि 400 माइनस 300 = कितना आ गया, 100। और किस दिशा में होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर देखिए थीटा 90 है, F1 और F2 के बीच का एंगल थीटा 90 है। तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तीसरे डायग्राम में √f1² + f2²। तो √f1² + f2² से मेरा मतलब ये हुआ कि √400 का स्क्वायर एंड 300 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 × 10⁴ और ये हो जाएगा 9 × 10⁴। तो ये हो गया √ का 25 × 10⁴। सो वी कैन से दैट 5 × 10⁻² रूट लेने के बाद तो ये आ गया आपका 500 न्यूटन। तो पहले केस में थीटा 0 है, दोनों को जोड़ दीजिए। दूसरे केस में थीटा 180 है, दोनों को घटा दीजिए। और तीसरे केस में थीटा 90 है, तो √a² + b² करके आप क्वेश्चन को बड़े आराम से आपने सॉल्व कर लिया होगा। कह रहे हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में ओवरटोन्थ नंबर को हार्मोनिक नंबर में कैसे लिखा जाता है। आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि nth ओवरटोन है, तो कितने के बराबर होगा, 2n + 1th हार्मोनिक के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0th, एक सेकेंड मैं अलग से लिख देता हूँ। देखिए 0th ओवरटोन = 0 रखो n की जगह पर, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट हार्मोनिक, है ना। फर्स्ट ओवरटोन, तो n की जगह पर फर्स्ट रखो यानी कि 1। तो 2 + 1 कितना हो गया, थर्ड हार्मोनिक, है ना। चलो सेकंड ओवरटोन कितने हार्मोनिक के बराबर होगा,
तो सेकंड रखा, 2n की जगह पर 2 रखा तो आ गया आपका 5th हार्मोनिक। एक और रख लेते हैं, 3rd ओवरटोन, है ना, को क्या कहते हैं, 3 रखिए, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 यानी कि 7th हार्मोनिक। और तभी कहा जाता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक पाए जाते हैं, इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक पाए नहीं जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मेमोरी बेस आपका क्वेश्चन। कहते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते रहते हैं तो उनका जो मीन फ्री टाइम है, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के नाम से भी जानते हैं, वो प्रेशर और टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या है कि इस प्रकार से चलते हैं, टकराते हैं, फिर कहीं मुड़ जाते हैं, फिर कहीं भागते हैं, फिर टकरा जाते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं, फिर टकरा के भाग के यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। इस प्रकार से वो रैंडमली मोशन करते हैं। और ये जो टाइमिंग है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, इनके जो अनुपात, इनके एवरेज को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए हमको समय बराबर दूरी बटे चाल, ये मीन फ्री पाथ है, अपॉन ये एवरेज वेलोसिटी है यानी कि आरएमएस वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हमको ये पता करना है कि रिलैक्सेशन टाइम प्रेशर और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/√2 पाई डी स्क्वायर n, जहाँ पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अच्छा, इसका क्या होता है, ये होता है प्रेशर अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है। उसको आप लोग यहाँ पर रख दीजिए, हाँ यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पुट इन 1 वी गेट मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर। और इसको हमने रखा तो P यहाँ रखा, P अपॉन में रखा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा KB इंटू टी, यानी कि जो लैम्डा है वो T/P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा भाई, अब जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, जिसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, वो √3 kT बाई एक मॉलिक्यूल का मास, यानी कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए इन चीज़ों को हम यहाँ रख दें, तो ये हो गया। तो टाइम, रिलैक्सेशन टाइम प्रोपोर्शनल टू लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T/P है, और जो एवरेज वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू √T है ना। तो √T से जब T को काटोगे तो ऊपर √T आ जाएगा और नीचे प्रेशर तो था ही, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। और ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों ने ये सवाल अटैम्प्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उनको मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला शायद ना पता हो, और अगर ये पता भी होगा तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के फार्मूले में कोई दिक्कत हो। अगर ये 2 दिक्कतें आपको नहीं हैं तो आपका ये सवाल हो गया होगा, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा √3 kT/m फार्मूले से √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो सबको मालूम है, लेकिन अगर ये नहीं मालूम है तो ये ना आ पाएगा, और ये ना आ पाएगा तो आंसर भी सही नहीं आ पाएगा। तो सवाल अच्छा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक पुली सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर एक पुली है, इस तरफ एक मास लटका हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये मास दिया नहीं है। इधर एक पुली है और इस पुली में 2 मास लटकाए गए हैं, एक तरफ 6 किलोग्राम का और एक तरफ 3 किलोग्राम का मास लटकाया गया है। 3 kg का मास लटकाया गया है और ये पुली रेस्ट में है। तो अगर ये पुली रेस्ट में है तो ये मास भी रेस्ट में रहेगा, ठीक है।
तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ये नीचे एक्सिलरेट करेगा तो ये ऊपर एक्सिलरेट करेगा, तो हमें एक्सिलरेशन फाइंड करने हैं। इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 हमको फाइंड करना है। ये देखिए हमें एक्सीलरेशन T1 T2 और ये अननोन मास भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करें जल्दी से, क्योंकि सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। बहुत समय तो नहीं लगाऊंगा, खैर मैं जल्दी से ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 6 kg वाले के लिए बताइए 6g माइनस T1 इज इक्वल टू 6a, ठीक है ना। अच्छा, g का मान सवाल में आप देखिए, g की वैल्यू को 9 दिया गया है ना, 9.8 या 10 नहीं बल्कि 9 दिया गया है, यानी कि g के मान को हमें 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया 54 माइनस T1 इज इक्वल टू 6a, ये पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब ये देखिए ये ऊपर जा रहा है, यानी कि T1 बड़ा और 3g छोटा मानना पड़ेगा, तो 3a, सो T1 माइनस 27 इज इक्वल टू 3a, ठीक है ना। ये इक्वेशन इस ब्लॉक की है और ये इक्वेशन इस ब्लॉक की है जो हमने बनाई है। और हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो माइनस T1 से प्लस T1 कट जाएगा, तो 54 माइनस 27 इज इक्वल टू 9a, सो 27 इज इक्वल टू 9a, सो a इज इक्वल टू 27/9 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग अगर 1 में रख दें तो T1 आ जाएगा, पुट इन 1, सो वी गेट 54 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 यानी कि 18 54 माइनस T1, सो T1 इज इक्वल टू 54 माइनस 18, सो दिस बिकम 36 न्यूटन। और अब पुली पर आ जाइए, जो पुली रेस्ट में है उसमें नीचे की तरफ T1, नीचे की तरफ T1 और ऊपर की तरफ T2, और ये पुली रेस्ट में है, मासलेस पुली है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो 2 इंटू 36 यानी कि 72 न्यूटन। और अब इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं जो सबसे किनारे है। सबसे किनारे जो अननोन मास का ब्लॉक है वो रेस्ट में है, तो उसका वेट mg नीचे लगेगा और ऊपर की तरफ टेंशन T2 है और रेस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि T2 इज इक्वल टू mg, T2 इज इक्वल टू m इंटू जी, T2 इज 72 इज इक्वल टू m इंटू 9, सो m इज इक्वल टू 72 अपॉन 9 यानी कि 8 किलोग्राम, ठीक है ना। तो आप मैच करा दीजिए कौन किससे मैच कर रहा है। एक्सीलरेशन 3 है और मास 8 है और T1 का मान 36 है और T2 का मान 72 है, यानी कि A2 B1 C4 एंड D3, ठीक है ना। ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन में एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें हमें बताना है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस प्रोसेस में कम और किस प्रोसेस में ज़्यादा है। आइए पहले आप ये देख लीजिए कि वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, जिससे हम लोग एरिया ऑफ पीवी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ऊपर वाले जो प्रोसेस है उसको ज़रा देखिए। ये पीवी ग्राफ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये देखिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया और ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। और अब आप नीचे वाले प्रोसेस को देखिए ज़रा। तो नीचे वाले प्रोसेस ये है,
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एरिया उस एरिया से काफ़ी कम है, यानी कि हम देख पाए कि W1 ग्रेटर देन W2। आइए अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ए से लेके बी तक जाने में, हालांकि ए और बी लिखा नहीं है, ये अच्छा यहाँ पे ए और यहाँ पर बी आप लोग लिख लीजिए पेपर में। तो ए से लेके बी तक आप चाहे ऊपर से जाएं चाहे नीचे से जाएं, ए से बी तक के प्रोसेस में जाने पर डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2, क्योंकि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो पाथ का नहीं बल्कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन का फंक्शन होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2, और उसको आप लोग डेल्टा U भी कह सकते हैं। और हीट एब्जॉर्ब बाय सेकेंड प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वही जो फर्स्ट प्रोसेस में वही सेकेंड प्रोसेस में। तो अब जो भी कुछ भी डिपेंड करेगा वो वर्क डन पर डिपेंड करेगा। तो क्योंकि पहले ऊपर वाले प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा है, इसलिए ऊपर वाले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्बेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन चॉइस कर लीजिए। डेल्टा U बराबर वाले ऑप्शन देखिए, ये देखिए बराबर, और डेल्टा Q1 ग्रेटर देन डेल्टा Q2 फोर्थ ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का सही हो गया होगा, कुछ बच्चे लापरवाही की होगी तो गलत हो गया होगा। चेंज इन लेंथ की बात करना चाहते हैं। देखिए, जब कोई तार अपने ही लेंथ से खिंचता है तो हम उसके पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे डाल देते हैं और सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरे तार को एक छोटा सा बॉब बना दीजिए जिसका वेट W है और इसकी रस्सी की लंबाई L है, रस्सी में कोई मास नहीं है। पूरा वेट हमने एक जगह पर कंसंट्रेट कर दिया, कहाँ पर, सेंटर ऑफ मास पर, और रस्सी में लटका दिया। तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी बोलिए, L/2। अब हम यंग मॉडुलस के फार्मूले से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना, ये हो गया स्ट्रेस, हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब स्ट्रेन। सो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू दिस अपॉन WL अपॉन A डेल्टा L। सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू WL अपॉन YA, और L की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज L/2। YA तो लिखा ही हुआ है। सो द आंसर विल बी वेट इनटू लेंथ अपॉन 2 यंग मॉडुलस और क्रॉस सेक्शन एरिया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप जिन लोगों ने इलास्टिसिटी को ठीक से पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब कोई भारी भरकम रॉड या भारी रॉड अपने ही या भारी तार अपने ही भार से खींचता है तो हम क्या करते हैं कि पूरे तार के भार को उसके सेंटर ऑफ मास पे डाल देते हैं और रस्सी से लटकाकर रस्सी की लंबाई पूरी लेंथ का आधा हो जाएगा, कभी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, और तब हम अपना यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाकर चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी लोगों का सही, काफ़ी लोगों का गलत होने की संभावना इसमें बन रही है। इस क्वेश्चन में देखिए पहला 3 पार्ट हैं जिसको हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। 2 किलोग्राम का एक टुकड़ा है जिसको हम लोग फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो पहले आप फ्रिक्शन भी है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है तीनों प्रयोगों में। ये देखिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, देख लेते हैं। फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा, n बराबर mg यानी कि 2 × 10। सो दिस इज़ 20 न्यूटन, ठीक है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लें। लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना क्यों ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि ब्लॉक चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। तो 0.5 × 20, सो दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 10√2 खींचने वाला फोर्स, और रोकने वाला जो है वो 10 न्यूटन है। तो ये तय हो गया कि ये आगे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। A1, सो इक्वेशन बना लेंगे F - Fk इज इक्वल टू ma, है ना। तो 10√2 माइनस दिस इज 10 इज इक्वल टू मास 2, ठीक है ना, A1।
सो दिस इज 10√2 यानी कि 14.1 minus 10 is equal to 2a1. So this is 4.1 is equal to 2a1. So a1 is equal to approximately 2.05. ये आपका रिजल्ट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग लगभग 2 मान के चल रहे हैं। अब इसमें दूसरे एक्सपेरिमेंट में, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो चुका है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम इसको पुल कर रहे हैं, हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, उतने ही फोर्स से पुल कर रहे हैं लेकिन एंगल बना के पुल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये देखिए mg, हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा बार बार, जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि ये ब्लॉक चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो ये f का cos 45 और ये f का sin 45, ठीक है ना। और ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएंगे, अभी पहले चेक कर लें कि चलेगा भी कि नहीं चलेगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर n प्लस f sin 45 इज इक्वल टू mg। सो n प्लस 10√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, है ना। तो ये देखिए कट गया, तो n प्लस 10 इज इक्वल टू 20। सो n इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर लें, म्यू n यानी कि 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 न्यूटन। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि ये है f cos 45, f का मान 10√2 है और ये 1/√2, √2 से √2 कट गया, तो ये है 10 और ये है 5। इसका मतलब आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। तो अब along द प्लेन इक्वेशन बना ली जाए। along द प्लेन f cos 45 और माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। तो ये हो जाएगा आपका 10, क्यों? क्योंकि ये 10√2 है और ये 1/√2 है, तो यहाँ 10 बन जाएगा। जगह का मैं थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ भाई। -5 इज इक्वल टू 2a2, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2a2। सो a2 विल बी इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5, ठीक है। a2 बड़ा है a1 से, ठीक है ना। अभी यहाँ तीसरा केस भी निकालना है। तो थर्ड केस ये है, देखिए थर्ड केस, जिसमें फोर्स इस तरीके से लगाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पर, ठीक है ना। ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ये इसका वेट mg है और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स F और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 45 और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट sin 45, ठीक है ना। और अब हमें देखना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करिए पहले। तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वाले बल बराबर नीचे की तरफ वाले बल, यानी कि mg प्लस f sin 45। सो mg 20 एंड f ये 10√2 और ये 1/√2, ये 10 बन जाएगा। ये सब बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? f की वैल्यू 10√2 और ये 1/√2, सो दिस होल इज़ 10, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और जो इसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ 10 न्यूटन है। ये बार मैं 3 बार बता चुका हूँ, ये 10 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि ये 10/√2 है, ये 10√2 है और ये 1/√2 है, तो ये कौन है बताइए? ये 10 न्यूटन है। और जबकि रोकने वाला कितना है? लिमिटिंग, एक सेकेंड, अभी तो नॉर्मल रिएक्शन ही आया है ना। ओके, अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आया। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू n, ठीक है। तो 0.5 इंटू 30, तब भी आप देख लीजिए 15 आ गया। 15 न्यूटन हो गया। तो भाई 15 न्यूटन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 15 न्यूटन है और ढकेलने वाला बल जो है वो सिर्फ 10 न्यूटन है। तो ये नहीं चलेगा, कतई भी नहीं चलेगा। A3 होगा ही नहीं, बिल्कुल 0 होगा।
तो आप क्या कहेंगे कि A2 बड़ा उससे छोटा, A1 और A3 तो हाई नहीं है, छोटा बड़ा तो खैर कोई बात ही नहीं है, तब भी जीरो वैल्यू इससे कम है तो लिख दिया सबसे छोटा होगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सवाल एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि आपका थोड़ा समय जाए, आप थोड़ा सा टेंशन में आए, प्रेशर में आए। गिवन टू स्टेटमेंट। अच्छा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड व्हेन ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही है। अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज से मेरा मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इलास्टिक फोर्सेज, अप थ्रस्ट वगैरह, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। तो ऐसे में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी यानी कि K और U का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इफ़ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंक्लूडेड देन टोटल एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व, बिल्कुल सही। अगर एनर्जी के सभी फॉर्म्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो ये तो सबको मालूम है कि ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है ना, सभी एनर्जीज़ को अगर लेकर बात की जाए तो टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व्ड है, चाहे फोर्सेस कंजर्वेटिव लग रहे हों या नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हों। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 kg, अच्छा, रेडियस 5 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ लाइट रॉड, द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ओके, ये देखिए दो स्फीयर्स हैं जो एक रॉड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इनके मासेस 1 kg हैं, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना चाहिए, ICM, और इसका भी देखिए ये ICM, और ये देखिए हो जाएगा D 20 सेंटीमीटर और ये D 20 सेंटीमीटर, मास M एंड M। तो पहले ICM निकाल लीजिए भाई। ICM 2/5 mr², सो 2/5 मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, एंड R इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, स्क्वायर कर दिया, तो आ गया 2/5 × 25 × 10⁻⁻4, 10 हो गया, 10 × 10⁻⁻4 यानी कि 10⁻⁻3, ये दोनों आ गए। ये भी आ गया 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, और D की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये D भी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आइए हम इस I को फाइंड करें, ठीक है ना। तो I को फाइंड करने के लिए हम थ्योरम लगाने जा रहे हैं। I = ICM + MD², ठीक है ना, और इसके लिए लिख दिया हमने, और वही इसके लिए होगा, तो हम 2 बार लिखें, इससे अच्छा हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ICM इज़ 10⁻³ प्लस मास 1 है, और D² यानी कि 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर उसका स्क्वायर कर दिया, जो आया × 2 कर दिया, क्योंकि 2 सिस्टम हैं एक जैसे। तो 10⁻³ प्लस ये आ गया आपका 400 × 10⁻⁻4 × 2 अभी करना बाकी है। तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 10⁻³ प्लस 40 × 10⁻³ और इंटू हमें क्या करना है 2 करना है। तो ये आ गया 41 × 10⁻³ इंटू 2 करना है, तो ये हो गया 82 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर लिया होगा।
हाँ, जिन बच्चों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल किए बगैर अगर कर दिया होगा तो निश्चित रूप से गलत किया है। अ न्यू प्लेनेट डिस्कवर्ड हुज मास दैट अर्थ, मास सेम है, एक्सीलरेशन g है। दूसरा प्लेनेट है जिसका एक्सीलरेशन अर्थ के 3 गुना है। अच्छा, तो किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। h हाइट से गिराया जा रहा है। चलिए, तो अर्थ के लिए h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, है ना। सो टी अर्थ पर जो टाइम लगेगा नीचे तक आने में वो अंडर रूट 2h बाई जी लगेगा। और दूसरे प्लैनेट में के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 3g है, 3gt स्क्वायर, सो t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन 3g, सो t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन 3g, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 टाइम्स t1, ठीक है ना। और 1 बाई रूट 3 का मतलब है 1.73, है ना। तो जो दूसरे प्लैनेट में जो समय लगेगा वो 1.7 फैक्टर से कम हो जाएगा। 1.7 कहीं आ रहा है भाई, it will take same amount in a time would less than by a factor of 1.7 फैक्टर से कम। हाँ, इस फैक्टर के द्वारा मतलब इतने बटे इतना हो जाएगा। अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई होगी। हाँ ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दी है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया है, कोई बात नहीं, उसका काम भी नहीं है फ़िलहाल। हम लोग बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। बर्नौली थ्योरम मतलब सारी एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया प्रेशर एनर्जी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एट बी, और हाफ रो यानी कि डेंसिटी और वी बी स्क्वायर। इसमें तीसरा टर्म भी होता है डी जी एच, लेकिन क्योंकि पाइप हॉरिजेंटल है इसलिए उसका जो ग्राउंड से लेवल होगा वो हर जगह पर सेम रहेगा। सेम रहने की वजह से यहाँ भी रो जी एच लिखा जाएगा और यहाँ भी रो जी एच लिखा जाएगा, दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरा जो एनर्जी का पार्ट है वो नहीं लिखा गया क्योंकि वो कट जाना है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो बाहर ले लें तो वी बी नो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस हमको फाइंड करना था। हाफ रो की वैल्यू 1000 दी हुई है और वहाँ पर वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया और लिखा गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 500 और यहाँ पर 900 इंटू 10 टू द पावर -4 और यहाँ पर 400 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 500 और ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 2 -4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। तो 500 इंटू ये 9 - 4 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 2500 इंटू 10 टू द पावर -2 हटा दीजिए तो ये आ गया 25 पास्कल, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन का पार्ट 1 तैयार हो गया है और आपका थोड़ी देर बाद अभी आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। आप उसके लिए तैयार रहिए उसको देखने के लिए। और जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अपनी मिस्टेक बुक ज़रूर बना लीजिए। मिस्टेक बुक का मतलब मैं शुरुआत ही में वीडियो में बता चुका हूँ कि मिस्टेक बुक का मतलब है कि इन पेपर्स में आपके जितने सवाल गलत होते जाएँ उनको आप एक कॉपी बनाकर उसमें चिपकाइए, पेस्ट करिए,
हाँ फ़ोटोकॉपी करा के कैंची से काट के, या फिर उनका फ़ोटो खींचिए, नीचे सोल्यूशन बना के फ़ोटो खींच के मोबाइल पर रख लीजिए। लेकिन ये ठीक नहीं रहेगा। बेहतर आपका ये रहेगा कि आप मिस्टेक बुक बनाएं, क्योंकि आप मोबाइल बार बार उसको देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे, वो कॉपी आपके पास रहेगी, कभी मोबाइल चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि आप मिस्टेक कॉपी बनाइए और उसको अच्छी तरह से बार बार रिवाइज़ करिए। पार्ट 2 अभी आपका सोल्यूशन का पार्ट 2 अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है।